नमस्कार देवी और सज्जनों, आज हम आपको एक ऐसी विभूति से मिलवाने जा रहे हैं जिनका परिचय देने के लिए मुझे अपनी ही लीग से हटकर आप सबके सामने आना पड़ा। अन्यथा अभी तक तो ऐसे ही काम चल रहा था। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं पंडित गोकुलनाथ तिवारी, जिन्होंने विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय कृति रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर एक नाटक के माध्यम से विशेष प्रकाश डाला है और उनके जीवन से जुड़े कई चर्चित घटनाक्रमों को मिथक सिद्ध करते हुए उन घटनाओं के व्यवहारिक स्वरूप को बड़े ही सुसंगत एवं तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी के जीवन पर आधारित उस नाटक का नाम है शून्य से शीर्ष तक। ये पुस्तक 2017 में मुझे मानस संगम के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर बद्रीनारायण तिवारी द्वारा भेंट की गई थी, लेकिन दुर्संयोग से इस पुस्तक को पढ़ने का अवसर मुझे बीते वर्ष 2024 में प्राप्त हुआ। गोकुलनाथ जी ने इस पुस्तक में तुलसीदास जी के जन्म से लेकर महाप्रयाण तक का जीवन वृत्त बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। एक बार यदि आप इस नाटक को पढ़ना प्रारंभ कर दें तो फिर अंत तक पहुँचे बिना रुकेंगे नहीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे पंडित गोकुलनाथ तिवारी ने गोस्वामी जी के जीवन पर बृहद शोध करने के उपरांत अपने अध्ययन और चिंतन के आधार पर शून्य से शीर्ष तक नामक इस नाटक का सृजन किया है। इस नाटक में वर्णित एक दो घटनाओं की चर्चा करना हम यहाँ आवश्यक समझते हैं। संभवतः तभी यह पुस्तक आपको गोस्वामी जी के जीवन चरित्र पर आधारित अन्य पुस्तकों से भिन्न और विशेष प्रतीत होगी। पहला, तुलसीदास जी के संदर्भ में अब तक लगभग हर किसी को यह पता है कि वो अपनी पत्नी देवी रत्नावली से मिलने के लिए इतने अधिक उतावले हो गए थे कि रात में ही चल पड़े और नाव न मिलने पर मुर्दे के सहारे तैरकर नदी को पार किया। अब यहाँ सोचने वाली ये बात यह है कि रात के समय वो कौन व्यक्ति था जिसने तुलसीदास जी को मुर्दे के सहारे यमुना पार करते हुए देखा होगा। दूसरा, राजापुर ग्राम तक पहुँचते पहुँचते यमुना का फैलाव इतना अधिक हो जाता है कि बरसात तो छोड़िए, सामान्य दिनों में भी उसे तैरकर पार कर पाना असंभव जैसा है, क्योंकि जनपद इटावा में चंबल सहित 5 नदियाँ, उसके आगे जनपद कानपुर देहात में सेंग और रिंद नदी, जनपद हमीरपुर में बेतवा तथा जनपद बांदा में केन नदी के यमुना में मिल जाने से ये नदी अगाध जलराशि से युक्त हो जाती है। आज तो स्वयं यमुना चंबल बेतवा और केन में बांध बन जाने के कारण जल का प्रवाह कुछ कम रहता है, परंतु गोस्वामी जी के समय अर्थात 16वीं शताब्दी में यमुना की जलराशि कितनी अगाध होगी, क्योंकि उस समय किसी भी नदी पर बांध नहीं था। तीसरी बात, उतनी रात में वो मुर्दा भला क्या तुलसीदास जी की प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए मुर्दे के सहारे तैरकर उस अगाध जलराशि को पार करना किसी भी दृष्टि से तर्क संगत नहीं लगता। गोकुलनाथ जी के इस नाटक के अनुसार तुलसीदास जी नाव से यमुना पार हुए थे। हाँ, इतना अवश्य रहा कि बाढ़, बरसात, रात्रि और मौसम खराब होने के कारण प्रारंभ में नाविक उस पार जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, परंतु तुलसीदास जी उतराई के बदले स्वर्ण मुद्रा देकर उसे तैयार कर लेते हैं। जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे तब ज्ञात होगा कि देवी रत्नावली से विवाह के बाद तुलसीदास जी राजापुर में ही रहने लगे थे और ज्योतिष, कर्मकांड तथा रामकथा सुनाकर जीवन यापन करते थे। इस बीच उनके एक पुत्र तारापति भी हुआ। सटीक ज्योतिष, कर्मकांड, रामकथा और इस सब से हटकर सदाचरण से तुलसीदास जी की क्षेत्र में बढ़ती लोकप्रियता उनके चचेरे साले गंगेश्वर को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि गंगेश्वर भी ज्योतिष और कर्मकांड के सहारे अपनी रोजी रोटी चला रहा था। अतः तुलसीदास जी के कारण उसका धंधा कमज़ोर हो रहा था। अतः वो गोस्वामी जी की चारों ओर आलोचना करने लगा, जिससे ऊब कर एक दिन तुलसीदास जी देवी रत्ना को उनके पिता के घर छोड़कर काशी चले गए। वहाँ वो अपने विद्यार्थी जीवन के परम मित्र गंगाराम के यहाँ पहुँचते हैं। पंडित गंगाराम भी ज्योतिष एवं कर्मकांड के आचार्य थे, परंतु तुलसीदास जी से अधिक विद्वान नहीं थे। गोस्वामी जी को पंडित गंगाराम ने बताया कि काशी नरेश का बेटा
जंगल में शिकार खेलने गया था, परंतु लौट कर नहीं आया। कोई भी ज्योतिषी सही बात नहीं बतला पा रहा है। राजा ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा उस ज्योतिषी को देने की घोषणा की है जो राजकुमार के सकुशल लौट आने की बात कहेगा, लेकिन भविष्यवाणी सत्य न होने पर कठोर सजा भी निश्चित की गई है। तब तुलसीदास जी ने अपनी रचना रामाज्ञा प्रश्न के आधार पर रात में विचार करके गंगाराम को सुबह बता दिया कि राजकुमार सुरक्षित हैं और आज ही दोपहर से पहले आ जाएंगे। पंडित गंगाराम तत्काल जाकर राजा के मंत्री को यह भविष्यवाणी सुना देते हैं और मंत्री यह सूचना काशी नरेश तक पहुंचा देता है। दोपहर के पहले ही राजा का पुत्र वापस आ जाता है। भविष्यवाणी सही सिद्ध होने से प्रसन्न हुए काशी नरेश पंडित गंगाराम को 1 लाख की जगह 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा, 25 बीघे खेत योग्य भूमि तथा एक फलों का बागीचा भेंट करते हैं। इसके साथ ही वो पंडित गंगाराम को राज ज्योतिषी का पद भी प्रदान करते हैं। उसके बाद शाही सवारी से पंडित गंगाराम को उनके आवास तक पहुंचाया जाता है। गंगाराम ने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली जाकर गोस्वामी जी के सामने रख दी और कहा, इस सब के अधिकारी आप हैं। परंतु गोस्वामी जी ने यह तर्क देकर उसे स्वीकार नहीं किया कि यदि भविष्यवाणी सत्य न होती तो दंड पंडित गंगाराम को मिलता, ना कि तुलसीदास को। परंतु गंगाराम जिद पर अड़ गए। दोनों के बीच बड़ा रोचक संवाद हुआ है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद तुलसीदास जी ने मात्र 25,000 स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार की। उनमें से 1,000 जरूरतमंद लोगों में बंटवा दी। 12,000 स्वर्ण मुद्राएं काशी के 10 दिशाओं में हनुमान जी का मंदिर बनवाने के लिए दान कर दी। शेष स्वर्ण मुद्राएं लेकर तुलसीदास जी राजापुर लौट आए। उसमें से एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने मित्र राजापुर निवासी राजा भगत को हुंडी बजाने के लिए दे दिया और उसी समय वो देवी रत्ना तथा पुत्र तारापत से मिलने के लिए ससुराल पहुंचते हैं। देर रात पहुंचने के कारण द्वेष भाव रखने वाले उनके चचेरे साले गंगेश्वर और उनकी पत्नी माया ने मजाक मजाक में रत्नावली से मुर्दे के सहारे तैरकर यमुना पार करने तथा सर्प के सहारे दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल होने की बात कही थी, जो बाद में जनश्रुति बन गई, जबकि व्यवहारिक धरातल पर यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि तुलसीदास जी के देर रात अचानक ससुराल पहुंचने पर रत्नावली ने फटकार लगाते हुए कहा कि अस्ति चर्ममय देह या में ऐसी प्रीति जो होती रघुनाथ माँ होती न तो भवभीत। इस तरह एक दोहा भी रच दिया गया। इससे लगता है कि तुलसीदास जी देर रात जैसे ही अपने ससुराल पहुँचे वैसे ही देवी रत्ना ने उन्हें फटकार लगा दी और वो वहाँ से चले गए। ये बात भी व्यवहारिक धरातल पर पूरी तरह खरी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जिस विपरीत परिस्थिति में तुलसीदास जी अपने ससुराल पहुँचे थे, बरसात का महीना, रात्रि का समय, उस परिस्थिति में कोई सामान्य महिला भी इस तरह का रूखा व्यवहार अपने पति से नहीं करेगी, जबकि देवी रत्ना पतिपरायण विदुषी नारी थी। पंडित गोकुलनाथ तिवारी ने अपने नाटक शून्य से शीर्ष तक में इस स्थल का जिस तरह से चित्रण किया है वो पूरी तरह व्यवहारिक और तर्क संगत प्रतीत होता है। इस नाटक के अनुसार तुलसीदास जी जैसे ही देर रात ससुराल पहुंचते हैं, रत्नावली जी उनके चरण पखारती हैं, गीले वस्त्र बदलवाती हैं। गंगेश्वर अर्थात चचेरे साले की पत्नी माया भोजन की व्यवस्था करती है। रत्नावली जी भोजन का थाल लेकर स्वयं आती हैं। गोस्वामी जी भोजन करते हैं। उसके बाद विश्राम कक्ष में पहुंचकर सोए हुए अपने पुत्र को दुलारते हैं, फिर बिस्तर पर लेट जाते हैं। देवी रत्ना उनके पैर दबाने लगती है। जैसा कि स्वाभाविक है कि इस बीच पति पत्नी में एक वार्ता प्रारंभ हो जाती है। रत्नावली जी गोस्वामी जी से उनकी काशी यात्रा के बारे में पूछती हैं। बातों ही बातों में तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि नियत खराब करता तो 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा उनके पास होती। रत्नावली जब इसका मतलब पूछती हैं तो वे काशी नरेश के पुत्र के खोने और मिलने से लेकर गंगाराम द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं की थैली वापस करने तक की पूरी कहानी सुना देते हैं। जो 25,000 मुद्राएं उन्होंने ली वे भी दान खाते में उड़ा देने से रत्नावली को थोड़ा खीज होती है। ऐसी परिस्थिति में पति पत्नी के बीच सामान्यतया जिस तरह की वार्ता होती है, कुछ वैसे ही वार्ता यहाँ भी होने लगी, जो धीरे धीरे आरोप प्रत्यारोप तक पहुँच गई। अंततः
देवी रत्नावली ने कह दिया कि स्त्री संतान को जन्म देने के बाद अपना सुख भूलकर उसके भरण पोषण तथा उसके भविष्य की चिंता में लग जाती, परंतु पुरुष भ्रमर की तरह कली का रसास्वादन करने के लिए उतावला रहता है। पाराशर और विश्वामित्र भी स्वयं को नहीं रोक पाए। लोभी को धन प्यारा होता है, कामी पुरुष को कामिनी प्यारी होती है। बस यही बात तुलसीदास जी को लग गई और उनके अंदर वैराग्य जागृत होने लगा। रत्नावली बड़बड़ाते हुए सो जाती हैं। उसके बाद तुलसीदास जी दबे पांव घर से बाहर निकल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं का सटीक और तर्क संगत ढंग से चित्रण करने वाला ये नाटक अंत तक आपको बांधे रखता है। पंडित गोकुलनाथ तिवारी मूल रूप से बिहार स्थित भोजपुर जनपद के ग्राम नंदन के निवासी हैं। बचपन से ही साहित्य प्रेमी रहे गोकुलनाथ जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से विज्ञान वर्ग की शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1959 में एक प्रतियोगिता के माध्यम से आपको धर्म कोविद की उपाधि से विभूषित किया गया था। तब आप कक्षा 9 के विद्यार्थी थे। सन 1967 में तिवारी जी का आगमन कानपुर हुआ और कृष्णानगर में स्थित श्री नागर जी इंटर कॉलेज में आप रसायन विज्ञान के प्रवक्ता हो गए और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। पंडित जी का वर्तमान आवास गोपाल नगर में स्थित है, जहां आपने माँ गायत्री के नाम से विद्यालय स्थापित किया है तथा देवी गायत्री का मंदिर भी बनवाया है। प्रस्तुत है पंडित गोकुलनाथ तिवारी से उनके जीवन तथा कृतियों के संदर्भ में 27 अप्रैल 2025 को हुई विशेष बातचीत। गोकुलनाथ तिवारी मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से रहने वाले हैं बिहार में एक स्थान है जी, भोजपुर। हाँ जी, वहाँ के रहने वाले डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के रहने वाले हैं जी। और करीब 50 साल से कानपुर रह रहे हैं कानपुर में। तो यहाँ कैसे पढ़ने अध्ययन करने के लिए आए थे क्या? हम स्टूडेंट हैं BHU से। हाँ, अच्छा। BHU से MSc करने के बाद में हाँ कानपुर आए थे अपने ग्रेजुएशन में जी। अचानक कहीं जॉब मिल गई इंटर कॉलेज में। इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री में लेक्चरर हो गए जी। तब से फिर वही पूरा समय। तो कहाँ पे अध्यापक थे आप? कृष्णानगर नागर जी इंटर कॉलेज केमिस्ट्री लेक्चरर था। आपका बैकग्राउंड केमिस्ट्री का रहा, साइंस का रहा, हाँ। फिर इधर साहित्य से रुचि कैसे पैदा हुई? ऐसा है, अध्ययन में रुचि मेरे पहले से थी जी। 9th क्लास में समझ लीजिए भदायनी बनारस से जी एक संस्था गई हुई थी जी। तो उन्होंने ऐसे ही आप इंटरव्यू ले रहे हैं जी, इंटरव्यू लिया समझ लीजिए जी। और वहीं पर एक जनसभा करके मुझे धर्म कोविद की उपाधि दी गई थी। धर्म कोविद? हाँ, धर्म कोविद की उपाधि दी गई थी। अच्छा, बहुत सुंदर। ये कब की बात है? ये बात है 1959 की बात है। 1959 में धर्म कोविद तो विद्यार्थी जीवन रहा होगा? हाँ, विद्यार्थी जीवन था जी। मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था। हाँ, तो ये साहित्यिक गतिविधियों में रुचि पहले से रही आप? हर साल जो है दी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी जी का पुरस्कार अपने स्कूल में मिलता था। वाह। हाँ। अच्छा, ये आपका जो आपसे जो बातचीत करने का जो रुचि जो जागृत हुई, हाँ। आपकी एक पुस्तक हमने पढ़ी, हमें वहाँ बद्रीनारायण जी ने हमें एक कार्यक्रम में भेंट कराई थी, उनके कार्यक्रम सम्मान समारोह में। वो तुलसीदास जी पर एक नाटक आपने लिखा है। हाँ। और बड़ा जबरदस्त नाटक है वो, शून्य से शीर्ष तक। हाँ, शून्य से शीर्ष तक। हाँ। जी। तो उसकी जो अवधारणा, उसमें कई मिथकों को आपने एकदम सिरे से खारिज किया है। जैसे सबसे प्रमुख बात एक चर्चित हो गई उनके विषय में, तुलसीदास जी के विषय में, कि वो रात में मुर्दा पकड़ करके पार हो गए, नदी पार हो गए। आपने इसको एकदम खारिज किया और उसका लॉजिकली आपने जो दिया कि वो वही हो सकता है। और सांप पकड़ करके ऊपर चढ़ के, सांप पकड़ के चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, रस्सी से और किसी और चीज़ चढ़ना। और दूसरा वो जो दैहिक आकर्षण पत्नी के प्रति था, उसको भी आपने सिरे से खारिज कर दिया। और एक बड़ा लॉजिकली उसमें पॉइंट आपने दिया कि वो जो दोनों के बीच जो विरोधाभास हुआ वो कैसे हुआ, और बड़ा जनरली लगता है वो। तो ये कैसे चीज़ें आपके दिमाग में आई, कहाँ से कोई क्लू मिला या स्टडी किया समझ लीजिए और मन में विचार आया, वही अपने व्यक्त कर दिया। अच्छा, तो कहीं किसी स्टडी में किसी जनरल मतलब सामान्य स्टडी की थी हमने गोस्वामी जी पर जी, कई पुस्तकों में कई की थी जी। तो एक मन में विचार आया, हाँ। तो उसे हमने शून्य शीर्षक पे लिख दिया। ये कैसे विचार आया? ये साइंस के स्टूडेंट होने के कारण तो नहीं है, थोड़ा सोचा आपने ज़्यादा गहराई तक? ऐसा था कि ऑटोमेटिक अपने आप आया समझ लीजिए जी। ये विचार अपने आप आया जी, है ना। हाँ। और पूरी कथा कैसे आपने इकट्ठा की, इतना सारा उनका जीवन से और उनके जहाँ बता दो आपसे जी। इसका मेन हम जड़ मानते हैं, कारण मानते हैं गायत्री जप।
अच्छा। 24 बार गायत्री जब नित्य करते हैं। वाह। तो जितो भी मतलब विचारों में परिवर्तन है, जो भी है, ये सब इसी जप का प्रभाव है जी। तो कलम उठाई, लेखनी अपने आप हाँ चलती चली गई। हाँ। और एक नाटक तैयार हो गया। नाटक तैयार हो गया। तो इस पर जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो कहीं से कोई पत्र वगैरह आया कि आपने कैसे? जी। ये आपके बहराइच से पत्र आया था जी, कई जगह से पत्र आया था। हाँ। गोरखपुर से पत्र आया था जी। कोई सज्जन को कहीं किताब मिली होगी, समझ लीजिए। जी जी। बिहार से पत्र आया था एक दो जगह से। जी। तो पत्रों ने क्या, पत्रों की प्रतिक्रिया क्या थी? पत्र नहीं, मतलब टेलीफोन से बातचीत हुई। जी जी, है ना, कि क्या कैसे लिखा आपने, यही सब लोग पूछ रहे होंगे। जी, बड़ा अच्छा लगा, मतलब हाँ, आपको धन्यवाद है जी, मतलब इतना करते हैं हम लोग नहीं जान पाते हैं, यही सब बात है। जी जी जी। अच्छा, किसी ने इसका विरोध नहीं किया कि आपने क्यों लिख दिया कि आप दूसरे लोग तो राइटर ये कह रहे हैं, और जो साहित्य के जो और धरातल जो प्रमाणिक जीवनी उनकी लिखी जाती है, जिनको माना जाता है प्रमाण के तौर पर। जी जी जी। और किसी ने रिकमेंड भी नहीं किया कि ये प्रमाणित जीवनी में ये चीज़ हटनी चाहिए, और एक नहीं, ऐसा किसी ने नहीं, ऐसा भी किसी ने नहीं किया। अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट तो किया, बड़ा अच्छा लगा। जी जी। लेकिन उसे जो पाठ्यक्रम तुलसीदास जी का शामिल है, जो उनके जीवन परिचय शामिल है, तो उसमें ये नाटक शामिल होना चाहिए, ऐसा कहीं रिकमेंडेशन अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। उन लोगों ने पढ़ करके जी कि जब तक से किसी का राजनीतिक बैकग्राउंड न हो जी, तब तक आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है जी। और मेरे पास वो बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा। हम जो ये करते हैं समझिए स्वांत सुखाय करते हैं। वाह। इस जीवन का अध्ययन जी, चिंतन, ये सब मेरे अगले जन्म में साथ देगा। अच्छा, इसके पहले कोई नाटक और लिखा था कि पहला ही नाटक था ये आपका? नहीं, नाटक पहले भी और लिखे हैं। कौन कौन से और नाटक थे? लेकिन वो प्रिंट आउट नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, जैसे? हाँ, जैसे एक नाटक था पूर्णमासी की रात। पूर्णमासी की रात, हाँ जी। एक नाटक था किसान का बेटा जी, ऐसे करके है जी। तो तुलसीदास जी पर नाटक लिखने का, अचानक नाटक रूप में लिखे, ये विचार कैसे अंदर से प्रेरणा? हाँ, अपने आप प्रेरणा। अच्छा, कि नाटक रूप में इसको लिखा जाए और बैठ गए। तो नाटकों के प्रति रुझान कब से हुआ? क्योंकि साहित्य भी लिखना, लेख लिखना, कविता लिखना, ऐसा देखिए मन में जब विचार आता है हम शुरू कर देते हैं, चाहे कविता हो, चाहे गीत हो, चाहे नाटक हो, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, तो ये लेखन की प्रक्रिया कब से, बालकाल से चल रही है? हाँ, 9th क्लास चल रही है। 9th क्लास चल रही है। BHU में जब स्टूडेंट थे जी, तब मुझे 10 रुपये एक कहानी थी जी, उस पर मुझे प्राइज मिला था यूनिवर्सिटी में। अच्छा। हाँ। तो उसके पहले नाटक लिख चुके थे, तो ये दिमाग में विचार आया कि नाटक रूप में लिखा जाए जीवनी की जगह। हाँ। तो लोग ज़्यादा उसको लाइक पसंद करते। इतना नहीं सोचा था। अच्छा, इतना नहीं समझ लीजिए। अच्छा, बहुत सुंदर। मतलब स्वांता सुखाय से लिखना शुरू किया और एक नाटक रूप में बदल गया। तो उसमें बाद में करेक्शन भी तो किए होंगे, कुछ ऐसा लगा होगा कि ये चीज़ थोड़ा सा हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लिखा समझ लिए, पढ़ा, देख लिया, पैसा इकट्ठा किया थोड़ा करके और जाकर छपवा दिया। अच्छा। लेकिन उतने में इतना पैसा खर्च हुआ कि दोबारा फिर हिम्मत नहीं हुई समझ लीजिए उसको छपवाने की। हाँ। कभी हिंदी संस्थान से संपर्क नहीं किया आपने? नहीं किया समझ लीजिए। हमने आपसे बात बताई ना जी, कि जहाँ पर राजनीतिक बैकग्राउंड होता है समझ लीजिए, है ना, वहाँ पर तो रास्ते निकल जाते हैं। जी जी जी। कई लोग, एक दो लोग हिंदी साहित्यकार मेरे पास आए भी समझ लीजिए जी, उन्होंने प्रॉमिस भी किया। हाँ। लेकिन फिर गए वो भूल गए समझ लीजिए। अच्छा। उनका जब मिलने गए हाँ, तो पता चला घर में कह दिया नहीं है। फिर हम नहीं गए समझ लीजिए जी। तो फिर हम करते हैं समझ लीजिए जी, मुख्य हमारा उद्देश्य है, संबंध है जी, किसी न किसी बहाने समझ लिए जी हम ईश्वर के समीप रहें जी, चाहे लेखन से, जप से या चिंतन से समझिए, इसलिए हम करते हैं। कोई जीवन या नश्वर है ना जी, इसको जाना है ये समझिए, आज नहीं कब, तो जो करना है तो कर लें जी। अच्छा, जो घटनाक्रम तुलसीदास जी के नाटक में दर्शाए हैं आपने, एक तो ये हो गया, चलो ये तो एक जैसे बनारस का घटनाक्रम है, उसमें जो वो उनके मित्र ज्योतिषी थे, उन्होंने राजा के लड़के के खोने की बात कही। हाँ। तो ये भी कहीं से मिला कि ये भी कल्पना से ही? कल्पना से नहीं, ये वास्तविक घटना। हम BHU बनाए हैं ना, बनारस बनाए हैं समझ लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम रामनगर भी गए हैं समझ लीजिए। हाँ। तो वहाँ भी जानकारी जो लोगों से हुई। हाँ, अच्छा अच्छा। तो कुछ मतलब काफी कुछ उसमें तथ्यात्मक है, जो तथ्य है के नजदीक है, केवल गप नहीं मारा। हाँ, मतलब लॉजिकली है जो आपने लिखा है कल्पना से, तो लॉजिक उसमें है, एक साइंटिफिक लॉजिक है, कारण हो सकता है समाज के साथ में, और बाकी चीजें आपने फिर उसमें लिखी हैं उस तरह से।
तो ये आपके नाटक से ये भी क्लियर हो गया कि जो उनके जन्म को लेकर के जो मिथक है कि कोई कहता है वहाँ हुआ एटा के सोरो में हुआ, तो आपने प्रमाणित कर दिया कि राजापुर में ही उनका जन्म हुआ। गोस्वामी जब बड़े हो गए हैं जी, तब शादी हो गई है, राजापुर गांव पानी में भाग गया समझ लीजिए जी, अपने गांव खोजने के लिए गए, ये मालूम था यहाँ पर था जी, उन्होंने फिर दोबारा अपना गांव बसाया समझ लीजिए जी 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 जी। सबसे पहले हनुमान जी की मंदिर बनाई समझ लीजिए और वहाँ पर फिर राजापुर गांव बसाया जी। अच्छा, ये कब लिखा था नाटक आपने? अब हमें सब तो नहीं मालूम है। नहीं, आप रिटायर हो गए थे उसके बाद लिखा कि पहले लिखा? नहीं, पहले लिखा था। पहले का था। हाँ। तो इसको कभी मंचन विद्यालय में नहीं कराया इस नाटक का? कभी ऐसे ये विचार नहीं है इसका मंचन भी कहीं हो? हालांकि लॉन्ग लेंथ का पूरे कई पार्ट का नाटक है वो, और मंचन करना उसमें अलग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको नाटक के धरातल पर थोड़ा सा कठिन मंचन करना, इतनी जल्दी चेंज होता है उसमें थोड़ा सा, लेकिन नाटक का मंचन किया जा सकता है उसको। सब मैंने सोचा नहीं जी, हाँ, नाटक तो मंचन के लिए लिखे जाते हैं, तो उनका मंचन होना चाहिए था। और हमने लिखा था सुबह स्वांत सुखाए के लिए जी, है ना जी जी जी। नाटक है, कहानियाँ समझिए जी, एक कहानी संग्रह हीरा मोती है, बहुत वो भी समझिए। अच्छा, मतलब हम बता रहे आपसे कि साहित्य छपवाने में हमारी आर्थिक स्थिति डिस्टर्ब होने लगी, हमने जो ये काम बंद कर दिया। तो वो तो आप अध्यापक रहे तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता रहा उसका, अब पेंशन से घर चल रहा है। हाँ, काम कर रहा है जी 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 जी। अच्छा, और इस समय क्या लिखा आपने? हनुमान जी पर कोई ग्रंथ लिखा है? हाँ, क्या नाम है इसका? अपने मारुति श्री मारुति चरितामृतम। इसमें क्या चीज़ है? उनका जीवन वृत्त है हनुमान जी का, पूर्व जन्म से अंजना का। हाँ, जब अंजना पूंजी का स्थला थी इंद्र के दरबार में इसलिए जी, दुर्वासा ने श्राप दिया उसको, हाँ, कि जा तू बानरी हो जा जी, तब वो बानरी होनी भी आई है इसमें लिए। अच्छा, वहाँ से कथा शुरू होती है जी जी जी। कैसे अंजना केसरी कैसे मिलन हुआ समझ लीजिए। हाँ, ठीक है ना जी। बानर वास्तव में कौन थे जी, है ना, ये सब स्टार्ट हुआ सब उसमें पूरा उनके जीवन व्रत में आया है। हाँ। तो ये भी तथ्यात्मक है, कहीं ना कहीं से आपने उसको संकलन किया होगा, पढ़ा होगा, अध्ययन भी किया, और उसके बाद में इसको लिखा। तो ये आज की वर्तमान की अभी ये रचना आपकी कंप्लीट हुई जो प्रकाशित 2 पार्ट में लिखी हुई है, वो भी इतना ही पढ़ा, इसे भी प्रकाशित आपने अपने स्तर से करवाया। तो उस तरह कहीं सपोर्ट नहीं मिला जैसे उसको साहित्य में मिलना चाहिए। अच्छा, मानस संगम से तो पुस्तकें आपकी वितरित हो जाती रही हैं। हाँ, जब से मतलब वो नहीं रहे जी, है ना जी जी, तब वहाँ भी ज़रा कम हो पाता है। अच्छा, क्योंकि ये लोग ध्यान कम देते हैं। हाँ, है ना जी। तो और आप अपने जीवन व्रत के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसे कैसे जीवन व्रत, कहाँ से, वहाँ से BHU से फिर निकले, फिर कहाँ पढ़ाई की आपने? BHU से निकले हमारे कानपुर से बने। अच्छा, BHU से आए थे BSc करके। BHU से BSc करके आए थे, MSc कानपुर में किया? हाँ, एटर्नम आ गए समझ लिए। हाँ, तो उस समय इंटरमीडिएट कॉलेज में इंटर को पढ़ाने के लिए MSc नहीं मिलते थे जी, है ना। हाँ, तो हमारी मार्कशीट जो है, हम एटर्नम गए हम कॉलेज में जी, उसने कि यहाँ कोई जॉब है अध्यापक के लिए जी, मिले प्रिंसिपल से। हमने अपनी मार्कशीट रखी समझ लीजिए। तो मार्कशीट में केमिस्ट्री 7th पेपर, 8th पेपर, 9th पेपर BSc में जी। तो वही बैठे हुए थे मंत्री विद्यालय के, उन्होंने कहा कि पांडे जी प्रिंसिपल साहब से कि जो लड़का BSc में 9 पेपर केमिस्ट्री पढ़ा है वो तो इंटर में पढ़ा लेगा समझ लीजिए, तो हम क्यों इसे अपॉइंटमेंट कर लें जी। अच्छा, उस समय मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट करता था तो जी, तो अपॉइंटमेंट हो गया समझ लीजिए। और 1 महीने के बाद प्रिंसिपल साहब ने कहा तिवारी जी आपको सुविधा दे रहे हैं, आप MSc कर लीजिए। अच्छा, फिर हम नौकरी में रहते हुए MSc किए, B.Ed किए, हाँ, हिंदी से MA किए समझ लिए। अच्छा, फिर हिंदी से भी MA किया आपने? रुचि हिंदी से? हाँ हाँ जी। और उसके बाद योगा में कोर्स था DY बस। अच्छा, योगा में तो वो भी कोर्स किए समझ लीजिए जी। उसके बाद फिर अपना। अच्छा, पारिवारिक बैकग्राउंड में क्या साहित्य से रुचि परिवार में भी रही? परिवार में भी हम 8 भाई हैं समझ लिए जी। अब तो 4 भाई खत्म हो गए। सब लोग बनारस में ही? हाँ। जन्म आपका बनारस में ही हुआ? नहीं मैंने बताया ना कि बिहार में एक स्थान है भोजपुर। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक, भोजपुर में। बक्सर जानते होगा? बक्सर, हाँ, बक्सर बात है उसी के पास में। अच्छा, तो जन्म हमारा गाँव में हुआ समझ लीजिए जी। फिर पढ़ाई के लिए आप BHU आए? नहीं, हमारी हायर सेकेंडरी शिक्षा जो है
हुई आपके ये एक स्थान है डुमराव जी, शहर है, वहाँ से बनी है। हाँ। उसके बाद हम आए BHU। इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेक्शन हो गया जी, लेकिन सपोर्ट न मिलने से हम आगे न पढ़ पाए, फिर आकर BSc हमने किया। अच्छा, तो उसके बाद फिर BSc करके फिर कानपुर में आप बदले था। तो यहाँ कानपुर किस सन में लगभग आ गए थे? 1967 में। 1967 में। हाँ। तब से फिर कानपुर के ही हो गए आप? हाँ, कानपुर के ही हो गए जी। तो पिताजी वगैरह के आपके साहित्य से रुचि रखते थे? हमारे पिताजी समझ लीजिए व्याकरण के आचार्य थे जी, और भागवत के बहुत बड़े विद्वान थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये ग्रंथों का अध्ययन आपको विरासत में भी मिला पिताजी से? हमारी माता जी भागवत का नियमित पाठ करते थे। दोनों लोगों का नाम क्या था? घर में भगवान कृष्ण का मंदिर था जी, गांव में जी, लड्डू गोपाल का मंदिर था समझ लीजिए जी। पिताजी का नाम था श्री वासुदेव तिवारी जी, माता जी का नाम था सीता। वाह। तो हम लोग 8 भाई थे समझ लीजिए जी, सभी भाई का नाम कृष्ण के ऊपर है। अच्छा। एक ये और देखिए विशेषता जी, बड़े भाई का नाम श्री कृष्ण त्रिपाठी जी, मदन मोहन त्रिपाठी, वाह, बालकृष्ण त्रिपाठी, हाँ, गोकुलनाथ, जी, श्री वल्लभ जी, जी, विठल जी, घनश्याम जी, गोपाल जी। पिताजी ने भागवत से ठाड़ सारे नाम रखे थे। हाँ जी। और हमारा देखिए स्पेशली हमारे रहने के लिए गोपाल नगर में जी, हाँ, गोपाल नगर में आप जिसका पड़ोसी श्याम नगर, देवकी नगर, यशोदा नगर, यशोदा नगर, हाँ, और नौकरी का है वही कृष्णा नगर। वाह, कृष्णनगर में विद्यालय है आपका। हाँ, तो सेवानिवृत्त कब हो गए थे वहाँ से? 7 अगस्त 1967 को। 7 अगस्त 2007 को 2007 में सेवानिवृत्त हो गए थे। मतलब 30 जून को। जी जी जी। फिर इसके बाद लेखन की गतिविधि बढ़ गई होगी रिटायरमेंट के बाद में? लेखन की बड़ी जब की मात्रा बढ़ गई समझिए। अच्छा, है ना? जब की मात्रा बढ़ गई होगी। जी। हमने पढ़ा था बल्भाचार्य को। जी। उन्होंने कहा था श्री कृष्ण नाम पदे पदे। तो उन्होंने कहा था 40 दिन तक अभ्यास कीजिए अष्टाक्षर मंत्र का, जैसे श्री कृष्ण शरणम मम। इस मंत्र की दीक्षा मुझे 5 वर्ष की अवस्था में गोपाल मंदिर बनारस में दी गई थी। अच्छा, है ना? गोपाल मंदिर बनारस में? बनारस में। तो बनारस आना जाना पहले से रहा? हाँ, पहले से रहा। अच्छा जी। तो मुझे तब से जो है अष्टाक्षर मंत्र मेरे जीवन का मूल मंत्र हो गया। इसके बाद गायत्री परिवार से जुड़े? हाँ, पहले जनेऊ के बाद हम गायत्री जब करते थे। अच्छा। लेकिन जब हम जुड़े गायत्री परिवार से तब से वृद्धि हो गई। अच्छा अच्छा, तो और उसका महत्व बढ़ गया होगा। और आचार्य ने कहा हमसे, जी, आचार्य से हम समझ गए, बेटा तो अध्यापक है, एक काम कर, माँ गायत्री के नाम से एक विद्यालय खोल दे और गायत्री जी का मंदिर बनवा दे। तब हमने जहाँ मंदिर पर गए थे जी, हमने पहले वहाँ गायत्री की प्रतिमा स्थापित की। अच्छा 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 अच्छा। और उस मंदिर में 19 प्रतिमाएं हैं बड़ी बड़ी संगमरमर की। हाँ, बहुत सुंदर। एक मंदिर बनवाए हम विद्यालय में, माँ गायत्री इंटर कॉलेज। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, स्थापना किया हमने जी। तो वहाँ मंदिर सरस्वती जी का है, बहुत सुंदर। गांव में 2 मंदिर बना हनुमान जी के। हाँ, और सब अपने परिश्रम की कमाई से सारा कुछ? सब परिश्रम कमाई से। बहुत सुंदर। सनई पंथा सनई कंधा सनई पर्वत लंघना जी, सिद्धांत से धीरे धीरे बचा बचा के करते चले गए तो मिल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे काम बने। तो इन सब कामों के बाद ये जो साहित्यिक आपकी रुचि है, जो आध्यात्मिक रुचि है, ये फिर आगे अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई? अभी तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, चलो वो उसका कोई ना कोई अनुकरण करने वाला कहीं ना कहीं से आएगा। पंडित जी, फ़ोन नंबर जरा बोल दीजिए आप अपना। 98 जी 39 जी 32 जी 7725। क्या कहना चाहेंगे साहित्य को लेकर के, सरकार की उदासीनता को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या होना चाहिए ऐसे साहित्य जो ऐसा है, उन्हीं को लोग आगे बढ़ने दे रहे हैं जिनका राजनीति में प्रवेश है। इसमें राजनीति हावी है समझ लीजिए, बाकी सब दबा हुआ है जी, है ना? तो इससे मुक्ति मिलनी चाहिए साहित्य को, कहीं ना कहीं राजनीति मिलनी चाहिए जी। और वो भी सब समझिए कुर्सी से मतलब है जी, सबको कुर्सी चाहिए जी जी जी। कुर्सी नहीं मिल रही है तो पार्टी चेंज कीजिए। हाँ, है ना? तो आज जो समाज का जो स्तर है, अब आप चूँकि अध्यापक भी रहे, और जो शिक्षा का स्तर है कहाँ जा रहा है? ये बढ़ रहा है कि घट रहा है कि? बढ़ तो रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है।
शिक्षा का स्तर हाँ बढ़ रहा है इसमें जी। तो शिक्षा के बढ़ेगा, शिक्षा के विद्यालय तो बढ़ रहे हैं, लेकिन समाज शिक्षित होता हुआ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। होगा, समाज शिक्षित होगा।